हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर यानी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे थे। तो अब तक 100 प्रश्न सॉल्व हो गया था और ये फर्स्ट पेपर का लास्ट पार्ट है। ठीक, यानी थर्ड इसमें हम लोग 50 प्रश्न देखेंगे और टोटली आपका फर्स्ट पेपर में जो 150 क्वेश्चन आते हैं ये आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग जो भी ज्योग्राफी के क्वेश्चन कर रहे हैं तो ये आपका हायर एजुकेशन कमीशन और टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी सभी जो ज्योग्राफी के एग्ज़ाम आपके होने वाले हैं, डीएसएसबी का जो होने वाला है वहाँ पे भी आपका काफ़ी यहाँ से प्रश्न आएंगे। तो टोटल हम लोग दोनों पार्ट सॉल्व करेंगे। तो पहले जो इसके पार्ट में है यानी कि जो फर्स्ट पेपर आता है आरपीएससी का, तो उसमें जो आपका शामिल किया गया है नए सिलेबस की हम लोग बात करें तो इसमें जो फर्स्ट पेपर है उसमें आपका ज्योग्राफिकल थाट है, रिसर्च मेथडोलॉजी है, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशिनोग्राफी, इन्वायरमेंट ज्योग्राफी और आपका कार्टोग्राफी हो गया, जियो स्पेशियल टेक्निक्स हो गए, स्टैटिस्टिकल मेथड हो गए। ये टोटल लगभग 9 यूनिट जो है फर्स्ट पेपर में शामिल किए गए जो आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर में है। तो नेट के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यदि आप जो अभी ग्रुप चल रहा है उसमें शामिल होना चाहते हैं, चाहे आप हायर एजुकेशन से जुड़े हों या आरपीएससी कॉलेज लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमें व्हाट्सअप करें इस नंबर पे, तो वहाँ आपको उस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। आपको बताना पड़ेगा कि किस ग्रुप में आप जुड़ना चाहते हैं। ठीक, तो आइए यहाँ पे हम लोग देखते हैं 50 महत्वपूर्ण ज्योग्राफी के प्रश्न जो आपके सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए एक एक करके यहाँ पे हम लोग देखते चलते हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों देखेंगे क्योंकि कई लोग क्वेरी थी सर हिंदी में इंग्लिश में भी बताइए। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग जोग्राफर इज़ नॉट एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉसिबिलिज्म। पॉसिबिलिज्म यानी संभववाद की संकल्पना से कौन संबंधित नहीं है। तो देखिए आप लोगों को फोकस क्या करना है, जब आप प्रश्न करिए चाहे कहीं भी कोई भी एग्ज़ाम आपका हो तो प्रश्न पढ़िए और उसमें यदि नहीं दिया है तो इसको ज़रूर फोकस करिए। तो संभववाद से कौन संबंधित नहीं है, यहाँ पर देखिए फ्रेब्रे हैं, डिमांजिया, डेमोलिन्स, ब्लेंचार्ड। ठीक, तो इसमें कौन संभववाद से संबंधित नहीं है। तो देखिए फेब्रे, डिमांजिया और ब्लेंचार्ड ये संबंधित हैं, जबकि डेमोलिन्स जो है ये संभववादी जोग्राफर नहीं है। अगला देखिए विच इज़ नॉट एन एक्सचेंज एक्टिविटी, यानी कि कौन सा विनिमय क्रिया नहीं है, कौन सा इसमें विनिमय क्रिया से संबंधित नहीं है। माल परिवहन, दूरसंचार, खुदरा व्यापार या प्रबंधन। ठीक, यहाँ भी कह रहा है कि यदि आप जो फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं यानी गुड्स जो है इधर उधर कर रहे हैं, दूरसंचार, रिटेल ट्रेड मैनेजमेंट, कौन सा इसमें विनिमय क्रिया नहीं है। ठीक, तो जो विनिमय नहीं है वो क्या है, प्रबंधन। विनिमय का मतलब होता है कि अदला बदली। जैसे प्राचीन काल में क्या होता था कि अभी आप अपने गांव में भी देखते होंगे कि किसी के पास यदि गेहूँ हो गया ज़्यादा, किसी के पास चावल ज़्यादा या मटर ज़्यादा है, तो क्या करते हैं कि बोलते हैं कि भाई आप इतना हमसे मटर ले लो, इतना गेहूँ हमें दे दो, या इतने चावल मुझसे ले लो, इतने मटर ले लो या इतने गेहूँ ले लो। तो क्या होता है कि वस्तु विनिमय कहा जाता है, यानी अदला बदली। तो माल परिवहन में क्या होता है, एक स्थान से वस्तु दूसरे स्थान पर जाता है, तो इसमें भी हो गया। दूरसंचार में भी आपका क्या है, विनिमय क्रिया होता है। खुदरा व्यापार यानी रिटेल में क्या होता है कि जो आपका कस्टमर है वो आएगा सामान ले जाएगा, तो क्या हो गया, विनिमय हो गया। सामान खरीदेगा तो उसके बदले क्या देगा, आपको पैसा देगा ना, तो यही आपका हो गया विनिमय। जबकि मैनेजमेंट प्रबंधन में क्या होता है, इसमें विनिमय से कोई संबंध यहाँ पे नहीं है आपका। तो राइट आंसर 4 हो गया। आगे देखिए 103 यानी 103वां प्रश्न है कि यहाँ पे आप देखिए अ सिंपल मॉडल ऑफ इकोनॉमिक इज़ बेस्ड ऑन, यानी अर्थव्यवस्था का जो साधारण मॉडल है वो किस पे आधारित होता है। तो अर्थव्यवस्था का जो साधारण मॉडल है ये ऑप्शन देख लीजिए, निर्णय लेने वाले तत्वों के समूह पे, परिवहन जाल पे, पर्यावरण या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो जो इकोनॉमी होती है उसका जो सिंपल मॉडल होता है क्या होता है, निर्णय लेने वाले तत्वों के समूह पे, यानी कि जो डिसीजन मेकिंग एलिमेंट होते हैं उस पर डिपेंड करता है। ठीक, आगे देखिए 104 नंबर प्रश्न है। इसमें दे रहा है कि एक स्टेटमेंट दिया है कि जो रिगार्डिंग स्पेशली क्लोज्ड इकोनॉमी, यानी कि जो स्थानीय बंद अर्थव्यवस्था है उसके बारे में बात बोल रहा है कि कौन सा यहाँ पे आपका सही है। ठीक, तो यहाँ पे दिया है कि ए जो है अन्य प्रदेशों से अलग है, बी दिया है कि अपनी आवश्यकताओं की स्वयं पूर्ति, सी दिया परिवहन जाल से संयुक्त, डी दिया स्थानीय इकाई से समस्त सेवाएं प्राप्त करना। यानी जो स्थानीय अर्थव्यवस्था होती है, जो बंद अर्थव्यवस्था होती है, उसमें क्या होता है कि वह अन्य प्रदेशों से अलग व्यवस्था होती है।
तो बात सही है। बंद का मतलब होता है, क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब कि जो बाहर के लोग हैं ये यहाँ पे सामान बेचने नहीं आएंगे, बल्कि जो यहाँ के लोग हैं यही लोग अपना यहाँ पे उत्पादन, सामान बिक्री जो भी करना है यही लोग करेंगे। ठीक, तो ये तो आपका सही। बी देखिए, अपनी आवश्यकताओं की स्वयं पूर्ति। तो क्लोज्ड इकोनॉमी में क्या होता है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बाहरी जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, FDI वगैरह नहीं आ पाता है। यदि भारत के संदर्भ में हम लोग बात करें तो जो 1991 का उदारीकरण आया था, LPG, ठीक, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, तो इसमें क्या किया गया कि इसमें केवल कुछ ही क्षेत्रों को रखा गया लाइसेंस के अंदर और सभी को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया। बोला गया कि आओ सब लोग अपना यहाँ पे प्रोडक्शन कर सकते हो। तो ये क्या बोला गया, ये आपका खुली अर्थव्यवस्था करी गई। लेकिन इसके पहले क्या था कि जब ढेर सारी चीज़ें, मान लीजिए कोई यहाँ पे कुछ भी लगाना चाह रहा है तो इसको लाइसेंस की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक, कोई भी चीज़ लगा रहा है तो लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो लाइसेंस बनाने में आप जानते हैं कि भ्रष्टाचार कितना चरम पे है। तो एक तो आपके जो लाइसेंस बनाने वाले अधिकारी जी हैं वो लेंगे, बीच में दलाल जो लेता है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे ख़त्म कर दी गई थी 91 में। तो इसे बोला गया ओपन इकोनॉमी। जबकि क्लोज्ड इकोनॉमी में क्या होता है, क्लोज्ड इकोनॉमी में क्या होता है, इसमें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं होती है, परिवहन जाल से ये आपका संयुक्त होता है और स्थानीय इकाई की समस्त सेवाएं भी ये प्राप्त करता है। तो इसलिए आपका राइट आंसर यहाँ पे 4 हो जाएगा। ए, बी, सी, डी सब सही हैं। 105 नंबर देखिए, इसमें दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिन्यूएबल एनर्जी। तो रिन्यूएबल यानी कि पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा कौन सा नहीं है, नॉट। ठीक, भूतापी, जल विद्युत, आणविक या सौर ऊर्जा। तो देखिए पुनर्नवीकरणीय का, रिन्यूएबल का मतलब हो गया कि उपयोग कर लिया जाए तो वो ख़त्म ना हो। जैसे सोलर एनर्जी हो गया, ठीक, इसका उपयोग आप करते चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। जियो थर्मल एनर्जी है ये भी आपका, ठीक। जल विद्युत ऊर्जा, जल आपका ख़त्म नहीं होने वाला है। जबकि यहाँ पे देखिए सौर ऊर्जा सही है। आणविक ऊर्जा में क्या होता है, आणविक ऊर्जा में आपका देखिए यूरेनियम की आवश्यकता हो गई या थोरियम हो गया, जो भी भारी तत्व उनकी आवश्यकता होती है। तो यूरेनियम भी तो एक सीमित भंडार वाला खनिज पदार्थ है, ठीक, तत्व है, तो ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो जाहिर सी बात आणविक क्या हो गया, ये आपका नॉन रिन्यूएबल है। आगे देखिए 106 नंबर पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक मृदा संरक्षण की विधि नहीं है, यानी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। तो सॉइल कंजर्वेशन के अंतर्गत कौन सा शामिल नहीं होता है, ठीक। 106 नंबर पे देखिए, समोच्च रेखीय जुताई में क्या होता है कि जो पहाड़ हैं, ठीक, या पर्वत हैं, ढालुआ जो मैदान है, यहाँ पे समोच्च रेखा का मतलब ये होता है कि यहाँ पे देखिए आपका मेड़बंदी कर देंगे, यहाँ मेड़बंदी कर देंगे, ऊपर खेती करेंगे, जिससे क्या होगा, मृदा संरक्षण होगा। उसके बाद देखिए नहरों द्वारा सिंचाई, नियंत्रित पशुचारण करेंगे नियंत्रित, तो मृदा संरक्षण से फ़ायदा होगा। संरक्षण की विधि तो है ही है, क्योंकि जब पशुओं का जो खुर है, ठीक, उनसे जो है मिट्टी कट जाती है और बारिश हो गई तो मिट्टी बह जाएगी, हो गया मृदा क्षरण। अगर पशु को नियंत्रित चारण करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपका क्या होगा, मिट्टी कटेगी नहीं और बहाव होगा नहीं, मृदा संरक्षण हो जाएगा। उसके बाद फसल चक्रीकरण की बात करें तो फसल चक्र, मान लीजिए एक बार आपने क्या लगाया, गेहूँ लगाया, गेहूँ की फसल लगाई, उसके बाद आपने क्या किया, अरहर लगा दिया, ठीक। तो अरहर क्या करता है कि ये आपका मृदा संरक्षण को रोकता है, क्योंकि जब मान लीजिए कि बारिश होगी तो अरहर में जो जड़ें हैं ये दूर दूर तक फैली होती हैं, ठीक, और नाइट्रोजन का ये अच्छा अवशोषक भी होता है। तो इसलिए ये सभी आपके सही हैं। जबकि नहरों द्वारा जब सिंचाई की जाती है तो क्या होता है कि वो मृदा संरक्षण के अंदर का शामिल नहीं होता है, यानी कि जो मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन है उसके अंतर्गत आपका ये नहरों के द्वारा सिंचाई, यानी कैनाल इरिगेशन जो है, इरिगेशन कैनाल का, उसके अंतर्गत ये शामिल नहीं किया जाता है। जबकि आपका कंटूर प्लाउइंग, कंट्रोल्ड ग्रेजिंग और क्रॉप रोटेशन, ये सभी इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट देखिए 107 नंबर का जो प्रश्न है, इसमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ट्रेड ब्लॉक ऑफ द वर्ल्ड। ये देखिए आपके सिलेबस में डायरेक्ट मेंशन है, पीजीटी में भी है, नेट में भी, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी है कि मेजर ट्रेड ब्लॉक के बारे में। तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सा जो है मेजर ट्रेड ब्लॉक ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि कौन सा इसमें प्रमुख व्यापारिक संगठन नहीं है। यहाँ पे आपका ऑप्शन 1 है कि EU यानी कि यूरोपियन यूनियन, उसके बाद साफ्टा यानी कि साउथ एशियन जो प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट है, उसके बाद आपका लाफ्टा है, लाफ्टा यानी कि लैटिन अमेरिका फ्री ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद आपका यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट यानी अंगटाड है, ठीक। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा मेजर ब्लॉक नहीं है ट्रेड का। तो इसमें 107 नंबर में देखिए आपका जो EU है मेजर ब्लॉक है, ठीक, हमने पढ़ा भी है। विश्व के जो प्रमुख व्यापारिक संगठन हैं, व्यापारिक खंड हैं,
मेजर ब्लॉक हैं उसको हमने आपको पढ़ाया भी है, इसका नोट्स भी आपको मिला है, ठीक, और शॉर्ट में भी बताया है, डिटेल में भी आपको नोट्स मिला है। तो आप देखिएगा इसमें इकोनॉमिक ज्योग्राफी का ये पार्ट हो जाता है। तो यूरोपीय यूनियन है, ठीक, साफ्टा भी है, लैटिन अमेरिका यानी लाफ्टा भी है, नाफ्टा भी है, ठीक, नाफ्टा यानी कि नॉर्थ अटलांटिक फ्री ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। जबकि अंकटाड जो है, अंकटाड ये आपका व्यापारिक और विकास पर एक सम्मेलन की बात करता है, ये संगठन नहीं है। चलिए उसके बाद हम लोग बात करें 108। 108 में आपका कह रहा है कि उत्तरी अटलांटिक मार्ग विश्व का सबसे व्यस्त महासागरीय व्यापारिक मार्ग है। ये बात सही है, ठीक, सबसे व्यस्त। देखिए आपका यूजीसी नेट में भी प्रश्न पूछा है कि सबसे व्यस्त जलमार्ग कौन सा है, तो आपका उत्तरी अटलांटिक महासागरीय जो व्यापारिक मार्ग है। ये तो आपका दे रहा है रीजन, ये आपका असर्शन है। रीजन की बात हम लोग कर लें कि ये हमारे पश्चिमी यूरोप और पूर्वी उत्तरी अमेरिका को संयुक्त करता है, जो विश्व के 2 सर्वाधिक विकसित देश हैं, ठीक। तो यहाँ पे ये भी बात आपका सही है, क्योंकि जब आप यहाँ पे देखिए मैप हम आपको बना के दिखा दे रहे हैं कहाँ पे आपका नॉर्थ अटलांटिक जो ट्रेड मार्ग है यानी ट्रेड वे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो ये आपका हो गया, ठीक, ये आपका अमेरिका हो गया, इधर आपका हो गया तो ये आपका एक रफ टाइप का हमने बना दिया है, ठीक। जो नॉर्थ अटलांटिक, देखिए ये क्या है, अटलांटिक ओशन है, तो यहीं आपका जो है ये नॉर्थ अटलांटिक मार्ग है, ठीक। और ये आपका पैसिफिक ओशन हो गया, ये भी आपका क्या, ये आपका इंडियन ओशन हो गया, ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है, ये साउथ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका हो गया, ये यूरोप है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए ये नॉर्थ अमेरिका और यूरोप को जोड़ता है। किस यूरोप को? पश्चिमी यूरोप को। यही तो यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा गया है, यही यहाँ पे बोला है कि ये हमारे पश्चिमी यूरोप और पूर्वी उत्तरी अमेरिका, अमेरिका का कौन सा ये पार्ट हो गया, ईस्टर्न, और इसका यूरोप का कौन सा, ये आपका वेस्टर्न, पश्चिमी यूरोप, ठीक। तो संयुक्त करता है, इसलिए आपका ए और आर दोनों सही है, और ये सही स्पष्टीकरण भी यहाँ पे दे रहा है, यानी ऑप्शन 1 इज राइट। 109 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेन एरिया ऑफ मैंग्रोव। देखिए मैंग्रोव पे आपको डॉक्यूमेंट्री भी मिली है, जो आपका एक दूसरा चैनल ही है, अपना ही चैनल है, ठीक, वनडे जंक्शन, इसको भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा, उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वनडे जंक्शन इसको इसलिए देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्री मिलती है। देखिए जिस भी टॉपिक पे आपको डॉक्यूमेंट्री चाहिए आप लोग मैसेज भी वहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे हमने मैंग्रोव की भी डॉक्यूमेंट्री बनाई है, और साथ ही साथ यहाँ पे आपका अपलोडेड मिल जाएगा सुंदरबन डेल्टा का, ठीक। उसके बाद मैंग्रोव की उत्पत्ति कैसे हुई, पूरा हिस्ट्री उसमें आपको मिल जाएगी। महाद्वीपीय विस्थापन का मिल जाएगा, भारत अंटार्कटिका से अलग कैसे हुआ, गोंडवाना लैंड से कैसे अलग हुआ, सारी जानकारी यहाँ पे आपको मिल जाएगी, ठीक। तो चलिए 109 नंबर पे हम लोग बात करें तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेन एरिया ऑफ मैंग्रोव। तो मैंग्रोव का मुख्य जो क्षेत्र है वो कौन सा नहीं है, तो इसमें देखिए जो तराई क्षेत्र है, सुंदरबन, महानदी, खंबात, ये सभी मेन एरिया हैं। जबकि तराई जो रीजन है ये आपका, यहाँ पे मैंग्रोव पाए ही नहीं जाते। आगे देखिए, भारत का कौन सा राज्य कोयला का सर्वाधिक भंडार रखता है, यानी कि अब आपको यहाँ पे डेटा भी देखना है, इकोनॉमिक जो डेटा आते हैं, आर्थिक सर्वे में भी आप ये डेटा पाए जाएंगे, मिनरल ईयर बुक में भी आपका है। तो भारत का कौन सा राज्य जो है कोयला भंडार में सर्वाधिक अग्रणी है, तो इसमें आपका जो झारखंड है ये नंबर 1 पे अभी है। भंडार की बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक। तो इन विच ऑफ स्टेट मालप्रभा एंड घाट प्रभा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट आर लोकेटेड, यानी कि मालप्रभा और घाट प्रभा जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं ये कहाँ पे चल रही हैं, तो ये आपका कर्नाटक की बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं। उसके बाद देखिए पालीपदा, नगला, ढाड़ी एटसेट्रा आर द नेम ऑफ गिवन विच टाइप ऑफ रूरल सेटलमेंट इन इंडिया। चलिए गुड, ये आपका बढ़िया प्रश्न है। यहाँ पे देख रहे हैं कि दिया है कि पाली, नगड़ा, पाडा, नगला और दाड़ी ये भारत में किस प्रकार के ग्रामीण अधिवासों के नाम हैं, ठीक। तो किस प्रकार के ग्रामीण अधिवासों के नाम हैं, ये आपके हैमलेट सेटलमेंट इन्हें कहा जाता है, ठीक। हैमलेट, क्लस्टर, सेमी क्लस्टर, डिस्पर्ट, ये सभी आपको बताया गया है। तो ये पल्ली बस्तियां हैं। देखिए यहाँ पे क्लस्टर का मतलब कि गुच्छित एकदम, अर्धगुच्छित का मतलब थोड़ा यहाँ पे गुच्छा, थोड़ा पे यहाँ पे हल्का हल्का, परिक्षिप्त यानी कि एक यहाँ हो गई, एक यहाँ बस्ती, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ठीक। हैमलेट यानी कि पूर्वा होता है, एक पूर्वा यहाँ पे, एक पूर्वा यहाँ पे, एक पूर्वा यहाँ पे, अलग अलग, ठीक। तो इसमें राइट आंसर आपका 112 में 1 हो जाएगा। 113 में देखिए विच इज नॉट अ करेक्ट मैच्ड, तो यहाँ पे देखिए
आपकी जो एल्युमिनियम कंपनी है उसके बारे में दिया है कि कहाँ कहाँ पे वो है मैच कराने के लिए भी दिया है, इसको हमने कराया भी, आप देख लीजिएगा। इंडाल, तो इसमें देखिए 113 नंबर में जो आपका कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं, तो इंडाल्को जो है बेलगांव, और हिंडाल्को रेणुकूट, नाल्को आपका कोरापुट, मालको जो है मालको आपका कोरबा में नहीं है। ठीक, उसके बाद 114 नंबर पे हम लोग बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक, तो कौन सा इसमें ग्रामीण विकास कार्यक्रम का भाग नहीं है। आप देख रहे हैं प्रश्न में जो आरपीएससी में फर्स्ट पेपर में मैक्सिमम जो प्रश्न पूछे गए उसमें नहीं है, नहीं है, नहीं है। ठीक, तो इससे क्या होता है कि आपके 3 प्रश्न तो तैयार, यानी कि 3 जो ऑप्शन है ये हैं, तो इससे संबंधित 3 प्रश्न आपके रेडी हो जाते हैं। तो 114 नंबर देखिए कि न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम ये आपका ग्रामीण विकास कार्यक्रम है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण क्षेत्र महिला एवं बाल विकास, ये सभी ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित हैं, जबकि आपका मरुस्थल एवं सूखा प्रवण विकास कार्यक्रम ये ग्रामीण विकास से संबंधित नहीं है। ठीक, आगे देखिए 115 नंबर में इसमें देखिए एक दिया है कि बीच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटर ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज नॉट सोन करेक्टली ऑन मैप। तो यानी कि जो आपका आरपीएससी है वहाँ पे मैप में भी दिखा के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग बात करें तो दे रहा है कि लोहा और इस्पात उद्योग केंद्र का मानचित्र पर कौन सा सही नहीं दिखाया गया है। तो यहाँ पे देखिए सलेम, उसके बाद डोलबी है, दुर्गापुर और भिलाई। ठीक, तो ये आपका हम लोग देख रहे हैं 115 नंबर का प्रश्न है ये। तो यहाँ पे आपका जो सलेम है ये आपका तमिलनाडु, तो ये इसमें कह रहा है कौन सा सही नहीं दिखाया गया है, तो ये आपका राइट है। ठीक, 2 नंबर में डोलबी ये आपका रंग है। भिलाई जो है ये आपका छत्तीसगढ़ में है, यहाँ पे देखिए छत्तीसगढ़ सही मिलाया गया है। उसके बाद दुर्गापुर आपका पश्चिम बंगाल में है, जबकि आपका सही उत्तर यहाँ पे 2 हो जाएगा कि ये इससे संबंधित नहीं है। आगे देखिए खेरी एक प्रकार की नस्ल है, किसकी नस्ल है। हमने बताया था कि आरपीएससी के लिए आपको वहाँ के गाय भैंसों की नस्लों के बारे में भी देखना पड़ेगा। तो खेरी जो है किसकी नस्ल है, तो ये आपका भेड़ की नस्ल है। उसके बाद इन मैप ऑफ राजस्थान साइडेड एरिया सोन ऑन मैप एरिया विच क्रॉप, यानी कि दे रहा है कि जो मैप में आपको ये एरिया दिखाया गया है ये किस फसल का एरिया है। ठीक, तो यहाँ पे आप देखिए हिंदी में आ जाइए, तो किस फसल का जो मुख्य क्षेत्र है ये आपको दिखाया गया, मक्का, बाजरा या जौ, ज्वार। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 118वां जो प्रश्न 117 प्रश्न है ये आपका, तो इसमें जो दक्षिण एरिया लगभग ये तो आपका मक्का के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं हम लोग कि बीच यहाँ पे लिस्ट 1 और 2 को मिलाना है। डिस्ट्रिक्ट और सेक्स रेशियो दिया है, ये आपका राजस्थान का स्पेशल पॉपुलेशन डेटा है। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डूंगरपुर का जो लिंगानुपात है ये आपका 852 हो जाता है। ठीक, उसके बाद राजसमंद का जो लिंगानुपात है ये 990 है, और धौलपुर का जो लिंगानुपात है ये आपका 846 है, जैसलमेर का 994। सॉरी, यहाँ पे आपका फिर से देख लीजिए डूंगरपुर का जो है 994 है। ठीक, और राजसमंद का सही मिला था 990 है, धौलपुर का जो आपका 846 है, जैसलमेर का 852 है। तो इसमें आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी 3। ठीक, उसके बाद आइए 119 ऑन विच ऑफ रिवर मेजा डैम। तो मेजा बांध जो है किस पे स्थित है, तो मेजा बांध जो है ये आपका कोठारी नदी पर स्थित है। तो किस नदी पर है मेजा बांध। ठीक, मेजा आपका एक सिटी भी है जो एमपी का है, तो इसके बारे में आप समझिएगा। ठीक, हालांकि राजस्थान के बांध को भी इससे ये स्पष्ट होता है कि बांधों को भी, परियोजनाओं को भी आपको पढ़ना पड़ेगा। कौन सा पक्ष शोध के महत्व से संबंधित नहीं, चलिए रिसर्च एप्टीट्यूड आ गया। शोध के महत्व में कौन सा संबंधित नहीं है, कौन सा पक्ष। ठीक, तो इसमें कौन सा पक्ष जो है शोध से संबंधित नहीं है, तो शोध वैज्ञानिक सोच को विकसित करता, बात सही है। शोध में सुझाए गए सुझाव सार्वभौमिक नहीं, ये आपके सार्वभौमिक नहीं होते हैं। ठीक, जरूरी नहीं कि आपके सार्वभौमिक हों, जबकि तार्किक वृद्धि करता ही है और स्थानिक और समयानुसार भी होता है। तो राइट आंसर आपका 2 हो गया। आगे देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वालिटी ऑफ गुड रिसर्च। तो कौन सा एक लक्षण जो है शोध की गुणवत्ता का नहीं है, निम्न में से कौन सा एक लक्षण शोध की गुणवत्ता का नहीं है। क्रमबद्धता,
आंकड़ों का विश्लेषण उचित विधियों द्वारा, पूर्व अनुमानित विचारों पर आधारित या फिर तार्किक। तो यहाँ पर देखिए 121 नंबर का है, तो इसमें जो आपका हो जाएगा कौन सा लक्षण जो है शोध गुणवत्ता का नहीं है। तो इसमें जो आपका है, इसमें देखिए 21 का जो क्वेश्चन है इसमें दे रहा है कि कौन सा एक लक्षण जो है शोध गुणवत्ता का नहीं, यानी कि गुड रिसर्च का क्वालिटी इसमें कौन सा प्रदर्शित नहीं करता है। इसमें आपका दिया गया है सिस्टमेटिक मेथड ऑफ डेटा एनालिसिस शुड बी अप्रिशिएट बेस्ड ऑन प्री कंसीव्ड आइडियाज़ एंड लॉजिकल। इसमें देखिए जो आपका गुड रिसर्च में जो क्वालिटी की बात कर रहा है, कह रहा है कि कौन सा इसमें नहीं है। ठीक, तो इसमें कौन सा नहीं है, ये आपका है पूर्व अनुमानित विचारों पर आधारित, यानी कि जो प्री कंसीव्ड आइडियाज़ होते हैं ये आपके रिसर्च के लिए प्रॉब्लम होते हैं, क्योंकि उसमें आप पूर्वानुमान जो पहले से ही आपके अंदर शामिल है वही आप उसमें मेंशन करते हैं, इसलिए ये कहा जाता है कि ये आपका अच्छी गुणवत्ता इसमें नहीं है। नेक्स्ट आते हैं 122, देखिए विच इज़ नॉट अ मेथड ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो इसमें कह रहा है कि कौन सी विधि जो है हाइपोथेसिस यानी कि परिकल्पनाओं के परीक्षण की नहीं है। काई स्क्वायर या फिर आपका जो सर्कुलर टेस्ट है, स्टूडेंटी टेस्ट है, पैरामेट्रिक टेस्ट है, यानी कि जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग है उसको भी आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो 122 का जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो जो आपका सर्कुलर टेस्ट है ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग से रिलेटेड नहीं है, जबकि काई स्क्वायर टेस्ट हो गया, स्टूडेंटी टेस्ट हो गया, पैरामेट्रिक टेस्ट हो गया, ये सभी आपके हाइपोथेसिस टेस्टिंग से संबंधित है। यानी कि आपके 3 जो यहाँ पे पता चल रहे हैं कि जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है, तो काई स्क्वायर हो गया, स्टूडेंटी टेस्ट हो गया और पैरामेट्रिक टेस्ट, ये सभी आपके हाइपोथेसिस टेस्टिंग में शामिल किए जाते हैं, जबकि जो सर्कुलर टेस्ट है, ठीक, ये आपका इसमें शामिल नहीं होता है। आगे देखिए 123 की बात हम लोग करने की, विच टाइप ऑफ सैम्पलिंग इज डन इफ अ पॉपुलेशन फ्रॉम विच अ सैंपल ड्रॉन डज नॉट कंस्टिट्यूट अ होमोजीनियस ग्रुप, यानी कि जनसंख्या समूह में एक रूपता नहीं है, तो किस प्रकार का जो सैम्पलिंग है उसको यहाँ पे शामिल किया जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे बोल रहा है कि यदि जनसंख्या समूह में एक रूपता नहीं दिख रहा है तब वहाँ पे किस प्रकार की सैम्पलिंग अडॉप्ट की जाएगी। ठीक, तो ये आपका है 123 का। तो इसमें जो आपका सिस्टमेटिक रैंडम स्ट्रेटिफाइड एरिया, तो इसमें जो है स्ट्रेटिफाइड यानी स्तरित सैम्पलिंग की जाएगी, प्रतिदर्श या प्रतिचयन किया जाएगा, क्योंकि इसमें जो समूह है इसमें एक रूपता नहीं है। यदि एक रूपता होता तो आप सिस्टमेटिक कर सकते थे। ठीक, लेकिन यहाँ पे आपका अलग अलग स्तरों पे अलग अलग करना पड़ेगा, कि मान लीजिए यहाँ पे अलग स्तर, यहाँ पे अलग देखने को मिल रहा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग 124। इसमें दिया है कि विच इज़ नॉट अ टाइप ऑफ मेजरमेंट ऑफ स्केल। तो कौन सा मापनी के प्रकार का मापन का एक प्रकार नहीं है। तो इसमें दिया है सिंपल स्केल है, नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल या फिर रेशियो स्केल। तो कौन सा इसमें नहीं है, तो ये आपका जो सिंपल स्केल है ये मापनी के मापन का एक टाइप नहीं है, जबकि नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल और रेशियो ये सभी स्केल टाइप ऑफ मेजरमेंट ऑफ स्केल हैं। ठीक, उसके बाद देखिए 125 की बात हम लोग करें, तो इसमें दिया है कि प्रतिवेदन लिखने में निम्नलिखित शीर्षकों का सही क्रम नीचे दिए गए कोड से चयन कीजिए। ठीक, तो यहाँ पे 125 में देखिए ये प्रैक्टिकल वाले प्रश्न आ गए हैं। कह रहा है कि जो प्रतिवेदन दिया गया है इसमें शीर्षकों का सही क्रम आपको देखना है। उद्देश्य है, मानचित्रीकरण है, निष्कर्ष है, आंकड़ा संकलन है। ठीक, यानी कि कार्टोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, कंक्लूजन और डेटा कलेक्शन। तो सबसे पहले इसमें क्या आ जाएगा, सबसे पहले होता है कि ऑब्जेक्टिव जो हमारे पास है। ठीक, उसके बाद आता है कि जो ऑब्जेक्टिव हमने लिया उस पर हम क्या करेंगे, डेटा कलेक्शन करेंगे। ठीक, डेटा कलेक्शन यानी कि डी। ठीक, यहाँ पे आपका जो सही उत्तर हो जाएगा सेकंड। उसके बाद डेटा कलेक्शन जब हो जाएगा तब उसके बाद क्या करना पड़ेगा, तब उसको कार्टोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन यानी कि डिजिटाइज भी करेंगे। उसके बाद जो है फाइनली जो होता है आपका कंक्लूजन होता है। तो राइट आपका सेकंड हो गया। 126 की बात करें तो यहाँ पे देखिए कोरोक्रोमेटिक मैप, यानी कि इसे कह सकते हैं कि रंजित मैप वितरण दिखाने के लिए कौन सा उपयुक्त होता है, यानी कोरोक्रोमेटिक किसके लिए ज़्यादा उपयुक्त होता है। कोरोक्रोमेटिक मैप ज़्यादा सही किसके लिए होता है, जनसंख्या के लिए या फिर कृषि उपजों का उत्पादन, वनस्पति के प्रकार या आवासों के प्रकार के लिए। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा
जो वनस्पतियों के प्रकार हैं इसको दिखाने के लिए आपका कोरोक्रोमैटिक मैप का उपयोग किया जाता है। ठीक, कोरो स्कीमेटिक है, अलग अलग मैपों के बारे में आपको बताया भी गया है कार्टोग्राफी में, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल हम लोग नहीं करेंगे। 127 देखिए, इसमें दिया है कि किसी क्षेत्र के वर्षा और तापमान के वितरण को प्रदर्शित करने की उपयुक्त मात्रात्मक विधि कौन सी है। यानी कि यदि किसी भी एरिया का आपको रेनफॉल और टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, ठीक, क्वांटिटेटिव मेथड से यानी मात्रात्मक विधि से, तब आप किसका उपयोग करेंगे, कोरोप्लेथ का, डॉट मेथड का, या फिर स्टिलेंजेन-बोअर विधि या सममाप रेखा विधि। तो किसका उपयोग होगा, सममाप रेखा विधि यानी आइसोप्लेथ का उपयोग करते हैं वर्षा तापमान वितरण को मापने के लिए, और ये एक प्रकार की आपका मात्रात्मक विधि है। 128 देखिए, इसमें दिया है कि मर्केटर प्रक्षेप पर एक दिशी नौपथ यानी कि लग्जोड्रोम होती है। तो मर्केटर प्रोजेक्शन जो होता है उस पर लग्जोड्रोम होती है। लग्जोड्रोम क्या होता है, यानी कि केंद्रीय मध्यमान रेखा, प्रमाणिक अक्षांश या दो स्थानों को मिलाने वाली सीधी रेखा को मर्केटर प्रोजेक्शन पर लग्जोड्रोम कहते हैं। ठीक, 128(3). आगे देखिए 129 की बात करें तो विच डायग्राम इज सुटेबल टू शो एज एंड सेक्स ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि जनसंख्या की आयु एवं लिंग को प्रदर्शित करने के लिए कौन सा आरेख ज़्यादा उपयुक्त है। तो 129 का जो आरेख है वो ज़्यादा उपयुक्त कौन सा हो जाएगा, जनसंख्या की आयु और लिंग को प्रदर्शित करने के लिए पिरामिड आरेख का उपयोग किया जाता है। आप जानते हैं कि पिरामिड से संबंधित आपसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं, जैसे अभी पूछा गया था कि जनसंख्या जो जापान का पॉपुलेशन पिरामिड है वो किस तरह से बनाया जाता है, उल्टा है, सीधा है, कैसा है। ठीक, आगे देखिए 130 की बात हम लोग कर लें। 130वां प्रश्न आपका दिया गया है। ठीक, 130वें प्रश्न में पूछा गया है कि पिंग के अपर्दन चक्र में इंटिवक्लुंग शब्द का तात्पर्य क्या है। ठीक, जो आपका दिया है, जैसे उन्होंने 3 स्टेज बताए थे, ग्लीक फार्मिंग, इंटिवक्लुंग, ठीक, और टोटल ये 3 स्टेजेस जो बताए थे उसमें इंटिवक्लुंग का मतलब हो गया डेवलपमेंट से। ठीक, पिंग के इरोजन साइकिल में, तो इसमें राइट आंसर आपका हो गया 1 यानी विकास से संबंधित है। 131 देखिए, फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाउड वाज पुट फोर्थ बाय, ये हमने कराया है। अब बादलों को वर्गीकरण आप देखिएगा। ठीक, क्लाइमेटोलॉजी वाला जो वीडियो उसमें पहले यही कराया है कि किसने जो है बादलों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किया है। तो यहाँ पे देखिए हॉब्स हैं, ट्रिवार्था, क्यूवदाती या ल्यूक हावर्ड। तो जो बादलों का सर्वप्रथम वर्गीकरण प्रस्तुत किया है ये ल्यूक हावर्ड ने किया है। उसके बाद हम लोग देखें कि रॉसबी वेव्स, देखिए ये आपका रॉसबी वेव्स डेवलप्स इन विच स्टेज ऑफ जेट स्ट्रीम, ये देखिए उत्तराखंड का जो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हुआ था उसमें आप 2018 वाला उठा के देखेंगे, उसमें डायरेक्ट यही पूछा था और यही ऑप्शन में भी बनाया था, बस ऑप्शन आपका चेंज ये किया था कि उसमें पूछा था कि रॉसबी वेव्स जो है किससे संबंधित है। ठीक, तो यहाँ पे दिया है कि देखिए जेट स्ट्रीम की किस अवस्था में रॉसबी तरंग का निर्माण होता है, यानी कि यदि आपसे कहीं से पूछा जाए कि रॉसबी वेव्स किससे रिलेटेड है तो आपका किससे हो गया, जेट स्ट्रीम से है। ठीक, तो एक स्टूडेंट ने यहाँ पे प्रश्न भी पूछा था कि क्या सर ये रॉसबी वेव जो है सही है जेट स्ट्रीम से, क्योंकि उन्होंने कुछ सर्च वगैरह किया इंटरनेट पे तो उसको हमको भेजा था, तो उसमें दिया था कि वायुमंडल का जो ऊपरी संचार और नीचे इस तरह से कुछ। ठीक, तो जो जेट स्ट्रीम है उसके कई टाइप होते हैं, जब आप उसको डिटेल में देखेंगे तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि जेट स्ट्रीम की किस अवस्था में रॉसबी तरंग का निर्माण होता है। तो ये आपका रॉसबी तरंग का जो निर्माण होता है ये आपका सेकेंड स्टेज में होता है। ठीक, उसके बाद आइए 133 यानी कि 133वां प्रश्न, कौन सा पर्वत जटिल यानी मिश्रित पर्वत का उदाहरण है। तो कॉम्प्लेक्स माउंटेन का एग्जाम्पल कौन सा है, तो कॉम्प्लेक्स माउंटेन का जो एग्जाम्पल है ये आपका सियरा नेवादा जो है ये कॉम्प्लेक्स माउंटेन का एग्जाम्पल है। ठीक, उसके बाद देखिए नेक्स्ट 134 नंबर का प्रश्न दिया गया है कि महाराष्ट्र में मनमाड से लेके कोल्हापुर तक जो क्षेत्र है किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि आपको जो इंडस्ट्रियल रीजन है पढ़ाया भी मैंने, उसको आप देख पाएंगे वहाँ पे कि महाराष्ट्र का जो इंडस्ट्रियल रीजन है मनमाड से लेके कोल्हापुर वाला रीजन ये किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक,
तो 134 नंबर जो प्रश्न है, किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका चीनी उद्योग के लिए मलमाड और कोल्हापुर का जो क्षेत्र है प्रसिद्ध है। अगला देखिए 135 की बात करें तो हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला भरमौर जनजाति का निवास स्थान है? ठीक, तो विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ नेटिव प्लेस ऑफ भरमौर ट्राइब्स इन हिमाचल प्रदेश? चंबा, कांगड़ा, सिरमौर या मंडी? ठीक, तो कौन सा है? चंबा जो डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे एक चंबा घाटी भी है, याद रखिएगा, एक चुम्बी घाटी है। तो चुम्बी घाटी कहाँ पे? सिक्किम में, और चंबा आपका हिमाचल में है, क्योंकि ये पूछ देता है और मैच कराने के लिए, तब वहाँ पे कन्फ्यूजन आपको होगा, क्योंकि चंबा चुम्बी में बहुत ज़्यादा डिफर नहीं है। तो 135 में आपका जो राइट हो जाएगा ये चंबा घाटी। उसके बाद देखिए द फॉलोइंग मैप ऑफ इंडिया शोइंग लोकेशन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया ABCD, यहाँ पे यानी कि यहाँ पे दे रहा है कि जो कौन सा सही नहीं है जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का यहाँ पे मैप में शो किया गया है। ठीक, 4 विद्युत परियोजनाएं दी गई हैं जल विद्युत, किस परियोजना की स्थिति जो है सही नहीं है? तो यहाँ पे देखिए ये आपका 136वां प्रश्न है। ठीक, तो यहाँ पे आपका शिवपुरी भिवपुरी यानी कि आपका ये आपका यहाँ पे है मुंबई। उसके बाद देखिए भद्रा आपका बी में दिया है। ठीक, तो कर्नाटक के पास। मोहरा ये आपका सी दिया है, तो ये जम्मू कश्मीर। भोला ये आपका यहाँ पे नहीं है, ये गलत लोकेशन दिया है। 136 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये डी हो जाएगा, यही आपका मैच नहीं है। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया है कि कश्मीर घाटी एवं डल झील इन दोनों के मध्य है। देखिए ये प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं इंडियन ज्योग्राफी के कि ये घाटियाँ, जैसे जास्कर श्रेणी पूछ लेता है, कश्मीर घाटी हो गया, कुल्लू घाटी हो गया, कहाँ पे स्थित है, किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है, किन पर्वतों के बीच है? तो कश्मीर वैली एंड डल लेक इज सिचुएटेड बिटवीन ग्रेटर हिमालय एंड पीर पंजाल, शिवालिक एंड पीर पंजाल, ग्रेटर हिमालय एंड ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय एंड काराकोरम। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बृहत हिमालय यानी ग्रेट हिमालय और पीर पंजाल के बीच कश्मीर वैली एंड डल लेक स्थित है। उसके बाद देखिए 138 की बात करें तो इसमें दिया है कि ईगर ज्वारीय भित्ति, ईगर टाइडल बोर इज रिलेटेड टू द रिवर, किस रिवर से संबंधित है ईगर ज्वारीय भित्ति? सेंट लॉरेंस से, अमेजन से, टेंट से या फिर सीन नदी से? तो जो ईगर ज्वारीय भित्ति है इसका संबंध किस नदी से है? तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ट्रेंट नदी से संबंधित है ईगर टाइडल बोर। तो ये देखिए प्रश्न अच्छा है यहाँ पे। उसके बाद 139, तो 139 में यहाँ पे देखिए वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2015 यहाँ पे पूछा गया, चूँकि एग्ज़ाम आपका 2016 में हुआ था, तो अभी जो होने वाला है तो आपका यहाँ पे थीम याद कर लीजिए, बायोडाइवर्सिटी डे की थीम, इन्वायरमेंट डे की थीम। ठीक, वेटलैंड दिवस जो आपका 2 फरवरी को होता है उसकी थीम। तो जो भी आपके इन्वायरमेंट से रिलेटेड रिसेंट आपके टॉपिक हैं, करेंट टॉपिक हैं, उसको आप ज़रूर देख लीजिए। ठीक, उसकी थीम वगैरह के बारे में तो मैं कराया भी हूँ और आगे चल के आपको करा भी दूंगा एक साथ। तो इसमें 139 का जो राइट आंसर था, विश्व पर्यावरण दिवस 2015 का जो थीम था वो 7 बिलियन सपने एक गृह सावधानी से उपभोग, ये आपका था। उसके बाद देखिए 140वां प्रश्न है कि व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ डेब्रिस स्लोप अकॉर्डिंग टू स्टॉलर? तो स्टॉलर के अनुसार मलबा ढाल का अन्य नाम क्या है? देखिए स्लोप एनालिसिस आप देखेंगे, उसमें अलग अलग जो जोग्राफर हैं उनके बारे में हम लोगों ने देखा भी है। तो 140वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जो मलबा ढाल होता है, ठीक, जहाँ पे मलबा स्लोप करता है, इसको बोला जाता है रिपोज स्लोप। क्या बोला जाता है? रिपोज यानी कि प्रसुप्ता ढाल। ठीक, उसके बाद देखिए 141 की बात करें कि न्यूट्रिशन कंटेंट हैव फ्लोज इन इकोलॉजिकल सिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र में जो पोषक तत्व है उसका संचरण कैसे होता है? प्रत्यक्ष में, अप्रत्यक्ष में, उत्क्रमणी या फिर अनुत्क्रमणी, यानी कि रिवर्सिबल या सक्सेशन, या फिर डायरेक्ट फ्लो होता है या इनडायरेक्ट फ्लो होता है। ठीक, तो जो आपका पारिस्थितिक तंत्र होता है वहाँ पे न्यूट्रिशन कंटेंट का जो फ्लो होता है वो आपका होता है रिवर्सिबल, उत्क्रमणीय होता है। ठीक, उसके बाद देखिए विच टाइप ऑफ प्लांट्स लाइफ
इज़ ओनली ऑफ वन सीज़न, यानी कि किस प्रकार के पौधे का जीवन केवल एक मौसम के लिए होता है। तो कौन सा पौधा है जो केवल एक ही मौसम के लिए उगता है। तो 142 जो प्रश्न है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका थेरोफाइट। ठीक, क्या हो जाएगा, थेरोफाइट जो है मौसमी पौधा होता है। उसके बाद लिस्ट 1 लिस्ट 2 को मिलान करना है। जो आपका यहाँ पे जो जियोग्राफिक रीजन है और दूसरा आपका रीजन से मैच कराना है, यानी कि प्राणी भौगोलिक प्रदेश, ये भी महत्वपूर्ण है, यूजीसी में पूछा भी गया है। तो प्राणी भौगोलिक प्रदेश को प्रदेश से मैच कराना 143वां प्रश्न है। तो इसमें देखिए जो पूरा आर्कटिक है, यहाँ पे आपका पूरा जो पैलियो आर्कटिक रीजन है ये आपका संबंधित है यूरोप एवं उत्तरी एशिया से। ठीक, जो नूतन आर्कटिक प्रदेश है ये आपका उत्तरी अमेरिका और ग्रीनलैंड से है। जो प्राच्य प्रदेश है ये आपका दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया से, और नवायन वृत्तीय जो प्रदेश हैं ये आपके दक्षिण अमेरिका से हैं। तो राइट आंसर 1। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश भी आप देख लीजिए, पैलियो आर्कटिक, नियो आर्कटिक, ओरिएंटल एंड नियो ट्रॉपिकल। आगे देखते हैं विच सॉइल हैज़ वेरी हाई क्ले कंटेंट इन राजस्थान। तो राजस्थान में किस मृदा में क्ले बहुत मात्रा में पाई जाती है। ठीक, तो बहुतायत मात्रा में किस में पाई जाती है, वर्टिसोल्स में जो है मृदा में क्ले जो है बहुत ज़्यादा पाई जाती है। उसके बाद देखिए यहाँ पे विच इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रिसर्च प्रॉब्लम। तो यहाँ पे दे रहा है कि 145 देखिए। ठीक, कौन सा एक अनुसंधान समस्या की विशेषता नहीं है। ठीक, यानी कि 3 विशेषताएं हैं, तो 3 कौन कौन सी हैं इसको भी ढूंढ लेते हैं। तो इसमें कौन कौन सी हैं, चरों के बीच संबंध अनुसंधान समस्या की विशेषता है। अनुसंधान समस्या का प्रश्न रूप में होना चाहिए, सही बात है। जांचनीयता होनी चाहिए, यानी कि टेस्टेबिलिटी होनी चाहिए। यहाँ पे दिया मौलिक निर्णय को पालना, प्रोटेक्शन ऑफ मोरल जजमेंट, ज़रूरी नहीं है। मोरल जजमेंट यदि आप फॉलो करेंगे तो रिसर्च आपका बायस्ड हो जाएगा। ठीक, तो इसमें 3 आपका राइट हो जाएगा। देखिए 146 की बात करें तो वनस्पतियों का अनुक्रम विकास की अवस्थाओं का सही क्रम की बात किया है कि कौन सा अनुक्रम जो है सही है जो वनस्पतियाँ हैं उनके विकास के लिए। ठीक, तो इसमें जो आपका न्यूडेशन है, माइग्रेशन है, इसेसिस है, रिएक्शन है और स्टेबलाइजेशन है। ये देखिए आपका इन्वायरमेंट ज्योग्राफी से है। तो विवस्त्रीकरण, प्रवास, स्थापन, प्रतिक्रिया और स्थिरीकरण। ठीक, उस लास्ट में क्या करेगा, जब ज़्यादा डेवलप हो जाएंगे वेजिटेशन तो वहाँ पे उनका स्टेबलाइजेशन देखने को मिलेगा, यानी कि स्थिरीकरण देखने को मिलेगा। 147 की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंक्रीज्ड एम्फेसिस ऑन प्रैक्टिकल एक्शन रिलेटेड टू रिसर्च। तो शोध संबंधी व्यवहारिक संक्रियता के बढ़ते बल का कौन सा सही क्रम है। ठीक, तो कौन सा क्रम इसमें आपका सही होगा, तो उसमें हम लोग सबसे पहले एक्शन पे, ठीक, दिया है कि अप्लाइड प्योर पॉलिसी एक्शन, प्योर अप्लाइड पॉलिसी एक्शन, एक्शन अप्लाइड। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्योर यानी कि सैद्धांतिक, उसके बाद क्या है जो उपयुक्त है, क्या अप्लाइड हो रहा है। ठीक, तो यानी कि अनुपयुक्त क्या है, उसके बाद पॉलिसी बनेगी, फिर पॉलिसी बनने के बाद फिर एक्शन होता है। तो इसमें राइट आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। आगे देखिए 148, इसमें दिया है कि विद्युत चुंबकीय सतत में मध्य अवरक्त किरणों का अंश क्या होता है। तो जो अवरक्त किरणों की बात किया यानी कि मिडल इंफ्रारेड रेज पोर्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इज। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में जो मिडल इंफ्रारेड है उसका जो रेंज होता है ये आपका होता है 1.3 माइक्रोमीटर से लेके 3 माइक्रोमीटर तक। अगला देखिए 149 की बात हम लोग करें, 149वां जो प्रश्न दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। कौन सा कथन सही नहीं है। भौगोलिक सूचना तंत्र सूचना प्रौद्योगिकी का अवयव नहीं है। ठीक, कह रहा है कि जो जीआईएस है ये आपका इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आईटी नहीं है क्योंकि आईटी के अंतर्गत ही तो आपका जीआईएस आता है। अगला है कि भौगोलिक सूचना तंत्र 1960 के दशक में विकसित हुआ। ठीक, तो 1960 के दशक में यह विकसित हुआ जीआईएस, ये भी आपका सही है। भौगोलिक सूचना तंत्र हार्डवेयर सॉफ्टवेयर व प्रक्रियाएं इसमें होती हैं। तो जीआईएस के 3 मुख्य कार्य भी यही हैं कि वो क्या करता है, उसके हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और प्रोसीजर्स। ठीक,
अगला देखिए कि जीआईएस इज अ कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम। तो जीआईएस यानी भौगोलिक सूचना तंत्र अविकलित निकाय है, तो ये आपका कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम पूरी तरह से नहीं है। ठीक, तो जीआईएस के बारे में कौन सा कथन नहीं है, तो भौगोलिक सूचना तंत्र ये आपका पूरी तरह से कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम नहीं है। ठीक, हालांकि इसमें कंप्यूटर का उपयोग होता है। अगला देखिए, लास्ट प्रश्न है इस पेपर का। ठीक, इसके बाद यहाँ पे आपको कोई पेपर नहीं दिए गए हैं, और इसमें पूछा है कि ये देखिए आपका यूजीसी का रिपीटेड है, भूमंडलीय स्थितिकी प्रणाली उपग्रह को पृथ्वी केंद्र में जो ऊंचाई होती है कितनी है, यानी कि अल्टीट्यूड ऑफ जीपीएस सैटेलाइट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ अबाउट। तो जीपीएस जो सैटेलाइट है उसको कितनी ऊंचाई पर प्रक्षेपित किया जाता है, तो उसे लगभग 26,600 किलोमीटर की ऊंचाई पर प्रक्षेपित किया जाता है, यानी केंद्र से, उसकी पृथ्वी के केंद्र से। ठीक, तो इसमें हम लोगों ने आरपीएससी का टोटल जो है पेपर 1 सॉल्व कर लिया है। ठीक, और पेपर 1 में आपने देखा था 150 प्रश्नों की बात करें तो 150 प्रश्न में आपके पास टोटल यूनिट कितनी है, यूनिट जो है आपका सिलेबस में वो 9 यूनिट है। और यहाँ पे यदि हम लोग देखें, पूरा इवेल्युएशन करें, तो जो भी प्रश्न आपसे पूछे गए हैं वो 1 लाइनर टाइप के यहाँ पे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक, यानी कि यदि आप यहाँ पे कोशिश करेंगे और प्रॉपर सिलेबस पढ़े रहेंगे रिसर्च को लेके, तो यहाँ पे 150 में आप 130 प्लस स्कोर कर पाएंगे आराम से। ठीक, क्योंकि यहाँ पे जो भी प्रश्न है सब रिपीटेड है, कहीं ना कहीं परीक्षाओं में पूछे गए हैं और 1 लाइनर टाइप के हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है जैसे आपका नेट में पूछा जाता है उस लेवल का ये प्रश्न नहीं है। लेकिन यहाँ पे फाइट ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पे मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी आपको। तो आरपीएससी का पेपर 1 ये क्लियर होता है, ये आपका जीआईसी पीजीटी हायर के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। ठीक, तो यहाँ से आप हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ठीक, ये आपका 1 है 8318011238, इस पर केवल व्हाट्सअप करिएगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।